नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं प्रेजेंट में आपको बायो पढ़ा रहा हूं। इस बायोलॉजी में से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो आपका सिस्टम चल रहा है, यानी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिस्टम्स को लेके चल रहे हैं। जिसमें आपका आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं फिजिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। आप अगर आपको फिजिक्स की क्लासेस लेनी है, वो भी चैप्टर वाइज क्लासेस लेनी है और चैप्टर वाइज क्लासेस को बहुत अच्छे से समझना है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आपके चैनल पे मिल जाएगी और आप जाकर वहां पे इन क्लासेस को देख सकते हो और बहुत आपको बेनिफिट वहां से होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बायो की क्लास। उस बायो की क्लासेस में मैं आपको बता दूं, आज हम श्वसन तंत्र को पढ़ने वाले हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं और रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं आज की टॉपिक की। और इस टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ आपके लिए कुछ हम लेके आ रहे हैं जो कि आपके सामने है। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एसएससी जीडी का 12 घंटे का एक बैच। इस 12 घंटे में महा मैराथन हम कराने वाले हैं। इस महा मैराथन में आपको हम पूरा एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं, जो आपको मिलने वाला है शुक्रवार को। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि संपूर्ण जीडी का हम निचोड़ लेकर आने वाले हैं, जो कि आपका लगातार 12 घंटे चलने वाला है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और लगातार 12 घंटे तक आपको हम लोगों के द्वारा पूरा एसएससी जीडी का रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आपको ललित सर के द्वारा, अखिल सर के द्वारा, मेरे द्वारा और यादवेंद्र सर के द्वारा आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपकी मैथ्स की क्लासेस होगी, जीएस की क्लासेस होगी, जिसमें भी आपके जीएस में भी आपका पार्ट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसके अलावा आपका ज्योग्राफी, साइंस की क्लासेस भी रहेंगी और इसके अलावा स्टैटिक जीके की क्लासेस भी इसमें दी जाएंगी। तो आप हमारे साथ में 12 डेट क्या है सर, 20 को आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो 20 तारीख पर हम आपको 12 घंटे लगातार क्लास देने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप इस क्लासेस से जुड़ना ना भूलें, 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है, जो कि आपका पोस्टपोन हुआ था, लेकिन हम लोग बैच लेके आ रहे हैं, जो कि आपका 1 जनवरी यानी नई साल पर जब आप न्यू ईयर में आएंगे तो न्यू ईयर पर आपको एक बैच मिलने वाला है, जो कि आपका क्या है, संघर्ष बैच। और ये केवल आपको 199 रुपये में मिलने वाला है, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेसिक से एडवांस लेवल, बाइलिंगुअल क्लासेस और डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये बैच में आपका अगर मैथ्स बिल्कुल जीरो है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको सर पढ़ाने वाले हैं यादवेंद्र सर, और यादवेंद्र सर के द्वारा आप जब पढ़ोगे तो आपका जो मैथ्स है वो आपका जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, यानी आपके बेस को मजबूत किया जाएगा और बेस को मजबूत करते करते आप उस लेवल पर पहुंचोगे, यानी उस एडवांस लेवल तक भी पहुंच जाओगे जहां तक आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप इस बैच से जुड़ना ना भूलें, जो कि आपका लॉन्च होने वाला है 1 जनवरी को। इससे पहले आपको डेमो क्लासेस भी इसकी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे आप हमारी वेबसाइट पर आकर, इसके अलावा वेबसाइट के अलावा आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में होम पेज पर आपको बैच मिल जाएगा, जो कि है आपका संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच की फीस मात्र 199 रुपए है, जो आपकी पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। तो 199 रुपए में आपको पूरा 1 साल का बैच मिलने वाला है और इस 1 साल में आप पूरी अच्छे से मैथ्स करने वाले हैं, जो आपको रोकती है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इस बैच से जुड़ना न भूलें। इसी के साथ में बात करते हैं आपकी क्लास की, और अपनी क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, तो अपनी क्लास में आज का है मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन हमारा क्या है कि रात का समय तुम्हारे सपनों को साकार करने की तैयारी का है, मेहनत और धैर्य से सफलता मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि हम जो रात का समय देखते हैं, तो जो सोने में गुजार देते हैं, तो उस रात के समय का सदुपयोग किया जा सकता है। और आप दिन में भले ही कितना भी बिजी रहते हो, अगर हम रात के समय का यूज करें और उस समय में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने धैर्य पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, तो हमें वो सक्सेस मिलने में आसानी होगी। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की।
तो चैप्टर हमारा क्या चल रहा था, रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। आज जो टॉपिक है वो आपका श्वसन तंत्र है। इस श्वसन तंत्र में आप सभी जानते हैं कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अब ये सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, क्या यही रेस्पायरेटरी सिस्टम है? तो वो नहीं है। क्यों? कि सांस अगर हम ले रहे हैं यानी हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है इनहेल, और ब्रीथ को आउट कर रहे हैं, ये होता है आपका एक्सहेल। तो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम यहां तक सीमित नहीं है। यहां पर हमने सांस लेना स्टार्ट किया। अब सांस ली किससे? हमने सांस ली हमने यहां से नोज से। ठीक है, आप नाक से सांस लेते हैं, सभी जानते हैं हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। तो इसके बाद में क्या होगा, ये नोज से आपकी जो सांस यानी आपने जो वायु ग्रहण की है, ये वायु है क्या वास्तव में? ये क्या है? ये आपकी गैसेज हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हैं। अब एटमॉस्फेयर में तो उपलब्ध भाई बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है। तो बहुत सारी गैसेस हमारे वातावरण में मौजूद हैं। तो क्या हम केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा नहीं। हम केवल ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वातावरण से सारी गैसेस लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हैं हमारे सामने, उन सारी गैसेस को हम लेते हैं और उसके बाद में वो गैसेस आपकी कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं आपके लंग्स में यानी आपके फेफड़ों में। अब वो फेफड़ों से जो एल्वियोली के माध्यम से वहां पे ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का, जो कि आपका हीमोग्लोबिन लेके जाता है। ठीक है, और फिर सारी गैसेस यानी सेल तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है और फिर सेल से आपका सांस जो यानी आपकी जो वायु है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस आती है और वापस आने के बाद में वो बाहर निकल जाती है। तो जैसे हम सारी गैसेस लेते हैं वैसे ही सारी गैसेस भी बाहर जाती हैं। तो यहां पे ये मिथ है कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ये बात समझना। तो इसका मतलब क्या है कि सांस लेना और सांस छोड़ने में सारी गैसेस का आना और सारी गैसेस का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि किससे सांस ले रहे भाई? नाक से सांस ले रहे हैं। नाक से सांस लेंगे तो अब जो सांस हमने ली है वो कहाँ जा रही है? वो हमारे लंग्स तक जा रही है यानी हमारे फेफड़ों तक जा रही है। फेफड़ों के बाद में क्या होगा? तो फेफड़ों के बाद में अब ये ब्लड तक जाएगी, ब्लड के साथ जाएगी। अब ब्लड के साथ गई फिर क्या होगा? तो ब्लड से ये कहाँ जाएगी भाई? हमारे ऑर्गन तक पहुंचती है और ऑर्गन के बाद में कहाँ पहुंचती है? टिश्यू तक पहुंचती है और टिश्यू के बाद में ये कहाँ पहुंचती है? ये सेल तक पहुंचती है और सेल में सेलुलर रेस्पायरेशन होता है और सेलुलर रेस्पायरेशन से आपका क्या होता है? आपका ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और एटीपी यानी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी यहाँ वेस्टेज के रूप में निकलती है, वो वेस्टेज के रूप में हमारा ब्लड उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और उसके बाद फिर कहां लेके आता है? फिर वो लंग्स में लेके आता है और लंग्स से फिर क्या होगा? उस ट्रैकिया के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये हमारा एक नॉर्मल सा जो मैंने आपको प्रोसेस को बता दी है। अब ये प्रोसेस है क्या? ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? इसे प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब इस कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, उस मेटाबॉलिज्म में एक ऑप्शन था कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिक जो होता है वो होता है कि बड़ी चीज को छोटी चीज में चेंज करना। तो बड़ी चीज क्या है? सारी गैसेस। और सारी गैसेस को मैंने अगर लिया है तो उसको पार्ट में डिवाइड करना, और पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका ब्लड। क्योंकि ब्लड दोस्त किसका है? ब्लड है आपका दोस्त किसका? ऑक्सीजन का। तो लेके किसको जाएगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो यहां पे यानी उसने पार्ट किसके यानी सारी चीजें हमारी सारी गैसेस को छोड़कर किसको लेके गया? ऑक्सीजन को लेके गया और ऑक्सीजन को लेके कहां तक पहुंचा? सेल तक पहुंचा और सेल से आपका रेस्पायरेशन हुआ, वहां से आपका एटीपी में ऊर्जा निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके फिर छोड़ दिया उसने। तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का? तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है आपका ब्लड। ठीक है, शिखा सिंह, अर्पिता पांडे, गुड इवनिंग। तो अब मैं यहां पे बात करता हूं क्या हुआ। सबसे पहले हमने सांस ली यानी इनहेल किया। इनहेल करने के बाद में क्या हुआ? हमें लगता है कि इनहेल किया, एक्सेल किया, लेकिन वास्तव में क्या है? इनहेल किया। इनहेल करने के बाद में आपकी जो गैसेस थी वो कहां पहुंची? तो यहां से मैं आपको बताऊं, जैसे आपका यहां पे आपको दिख रहा होगा
ये है आपका पार्ट। ठीक है, तो हमने यहां से नोज के माध्यम से क्या किया है, नोज के माध्यम से हमने सांस ली है। अब सांस लेने के बाद में क्या होगा, तो हमारी ये नजल कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान। तो आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हमारे पास में नॉस्ट्रिल्स हैं, ये नॉस्ट्रिल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी नजल कैविटी मिलती है। तो जो कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान, तो आपको ये अपनी नथुने दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उससे कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल से आपके क्या होगा, इस नॉस्ट्रिल से आपके यहाँ से गैसेस ऊपर जाती हैं और डस्ट पार्ट, अब डस्ट पार्ट कैसे निकलेगा, तो डस्ट पार्ट को फिल्टर करने का काम करता है। इस नोज के अंदर होते हैं बाल, हेयर, तो वो हेयर करते क्या हैं, तो वो आपके जो बाल हैं वो उस आपकी डस्ट को बाहर रोक लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद में वो ऊपर भेजते हैं। ठीक है, अब यहां से ये कहां पहुंचेगी, ये आपकी फेरिंग्स में पहुंचेगी। ठीक है, हमने सांस कहां से ली, सांस हमने यहां से ली, अब ये कहां पहुंची, यहां पर पहुंची, नजल कैविटी में पहुंची, कैविटी के बाद में कहां पहुंची, ये आपकी फेरिंग्स में पहुंचती है। और इस फेरिंग्स से होते हुए, तो आपको ये दिख रहा है फेरिंग्स से होते हुए, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। नीचे आपको ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं इसे, विंड पाइप, जहां से आपने जो वायु है, जहां से हमने एयर है वो ली है। तो क्या अभी क्या क्या समझ में आया, सांस लिया, सांस लेने के बाद में क्या हुआ, सांस लेने के बाद में वो नजल कैविटी से होता हुआ या नॉस्ट्रिल से होता हुआ कहां पहुंचा, फेरिंग्स में पहुंचा। और फेरिंग्स से क्या होगा, फेरिंग्स से नीचे आता है, कहां पे आता है, इस ट्रैकिया में आता है, ये बिंड पाइप में पहुंचता है। चलो बिंड पाइप में पहुंचा, फिर क्या हुआ, तो बिंड पाइप में आप देख रहे होगे नीचे की तरफ में ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपके क्या है, ये आपके लंग्स हैं, ये क्या है, ये दोनों तरफ में लंग्स हैं, जिसे हम फेफड़े कहते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग हिमांशु। तो यहाँ पे जो फेफड़े हैं ये यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपकी सांस जो हमने ली है, सांस का मतलब जो हमने गैसेस ली हैं, तो इस ट्रैकिया के माध्यम से नीचे की तरफ में आती हैं। और यहाँ पे ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड है। क्यों डिवाइड है, क्योंकि हमारे पास में दो फेफड़े हैं। अब इन दो फेफड़ों में पहुंचेगा तो आपकी हवा जो गैसेस हैं इन दोनों फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है, अब इन दोनों फेफड़ों में पहुंच गई, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपको यहां पे एक लंग्स की बात करते हैं, एक फेफड़े की बात करते हैं। तो ये एक फेफड़ा जो कि हमें यहां पे दिख रहा है, तो इस ट्रैकिया के माध्यम से इस फेफड़े से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब वो जुड़ी हुई हैं वो मैं अलग आपको दिखा देता हूं कैसे। तो आप इस पे जाएंगे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैंने क्या बताया, सांस ली, सांस लेने के बाद में कहां पहुंची, सांस लेने के बाद में ये आपकी नजल कैविटी में, यहां पे दोबारा लिख देता हूं, हमने कहां से सांस ली, नाक से सांस ली। ये कहां पहुंचे, नॉस्ट्रिल्स यानी नथनों के द्वारा अंदर गई, नॉस्ट्रिल्स के बाद में ये फेरिंग्स में पहुंची, फेरिंग्स में पहुंचने के बाद में क्या हुआ, ये विंड पाइप में पहुंची, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। कहां पहुंची, विंड पाइप में पहुंची, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, ट्रैकिया कह रहा हूं। अब ये ट्रैकिया में पहुंच गया, ये आपका ट्रैकिया वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये ट्रैकिया वाला पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। इन दो पार्ट में आपके क्या जाती है, वो आपने जो गैस ली है वो सारी जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में अब हमें यहां पे एक तरफ में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये मोटा मोटा पार्ट आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, ये मोटा मोटा पार्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यानी ये ट्रैकिया जो डिवाइड हुआ ये आपका कैसा है, ये थोड़ा मोटा है। और आगे की तरफ में कैसा दिख रहा है, आगे की तरफ में ये पतला दिख रहा है। तो यहां पे जो मोटा वाला है, यानी जो लेयर जो हमारी क्या है, ये मोटी वाली लेयर है और एक छोटी वाली लेयर है। तो इन दोनों को भी हम कुछ कहते हैं। तो याद रखना, जो मोटी वाली लेयर है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, विंड पाइप का आपका दो पार्ट में डिवाइड है। ये विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद में क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, जो आपकी मोटी लेयर है या मोटा वाला पाइप है, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और एक लेयर आपको दिख रही होगी, ब्रांचेस दिख रही होंगी। कैसी ब्रांचेस, ये दिख रही है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस। ये छोटी छोटी ब्रांचेस भी कहलाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद में यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई ये ब्रांचेस से कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे आपको ये गोले से दिख रहे हैं। ये वैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एल्वियोली। इन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो ट्रैकिया के बाद में ये कहां पहुंचेंगे भाई, एल्वियोली में पहुंचेंगे। ठीक है, अब ये एल्वियोली करती क्या है, तो एल्वियोली यहां से
क्या करेगी, यहां से आपके पास में जो ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन को क्या करेगी, ब्लड के पास पहुंचाएगी। क्या करेगा, ब्लड के पास पहुंचाएगी। अब ब्लड क्या करेगा, इसमें घुल जाएगा, ऑक्सीजन में घुल जाएगा। जैसे ही क्या होगा, वो घुलित ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे पहुंचेगा और आगे पहुंचने के बाद में वो आपकी सेल तक जाएगा। ठीक है, तो एल्वियोली से ब्लड कहाँ गया, यानी आपका जो ब्लड है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंची, तो ऑक्सीजन के बाद में ये कहाँ लेके जाएगा, सेल तक लेके जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले सांस ली, लो सांस, सांस ले ली, लेने के बाद में क्या हुआ, हमारे नथनों के माध्यम से अंदर गई होगी, फेरिंग्स तक पहुंची होगी। अब ये आपका गले वाला पार्ट है, यहां पे है ट्रैकिया यानी बिंड पाइप, तो बिंड पाइप में आपकी सांस पहुंची। तो आपको ये बिंड पाइप दिख रहा है, ये आपको यहां पे रिंग लाइक दिख रहे हैं, इसे कहते हैं कार्टिलेज रिंग। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, दोनों फेफड़ों में क्या पहुंची भाई, सांस पहुंच गई, गैसेस पहुंच गई, गैस पहुंची। फिर क्या हुआ, तो गैस पहुंची तो एल्वियोली तक पहुंचती है। एल्वियोली क्या करेगा, एल्वियोली यहां पे ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन यहां पे था, उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड में पहुंचाएगा। और ब्लड में पहुंचाने के बाद क्या करेगा भाई, तो ब्लड उसको लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन यहां पे कर क्या रहा है, ब्लड कर क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसका, वो उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ब्लड कहां पे लेके जाएगा, ब्लड उस सेल तक लेके जाएगा जो आपकी सेल है, यानी आपके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक लेके जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है, सेल तक जाने के बाद में यहां पे याद रखना कि जैसे ही सेल तक जाएगा तो यहां पे हमारे यहां पे प्रोसेस होने लगती है, जिसे हम कहते हैं एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये एरोबिक प्रोसेस क्या करेगी, तो एरोबिक प्रोसेस यहां पे उस ग्लूकोज के साथ में जो ऑक्सीजन आया है आपका, उस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन की क्या कर देगी, रिएक्शन कर देगी। रिएक्शन करने के बाद में, रिएक्शन करने के बाद में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड लेके जाता है। और ब्लड लेके कौन जाएगा, क्यों लेके जाएगा, तो ब्लड यहां पे लेके तो जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लेके जाता है। ठीक है, अब आप समझो कि यहां से ब्लड लेके या किसके पास लेके गया, इनिब्रो, जो आपकी एल्वियोली है, इस एल्वियोली के ही पास लेके जाता है और एल्वियोली के माध्यम से सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं। समझ में आया, क्या समझ में आया, सांस लो, प्राणायाम करते हो तो सांस ली, सांस लेने के बाद में क्या हुआ, नॉस्ट्रिल से हमारे हेयर के द्वारा डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं, और बाकी की आपकी फिल्टर होने वाली जो आपकी गैसेस हैं वो आपकी आगे पहुंचती है। आगे पहुंचने के बाद वो फेरिंग्स में पहुंचती है, फेरिंग्स से होते हुए आपकी ट्रैकिया में आती हैं, यानी बिंड पाइप में आती हैं। बिंड पाइप से आपके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस मोटे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मोटे वाले पार्ट को हम ब्रोंकाई कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्रांचेस में डिवाइड है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रांकियलस। ठीक है, इसके बाद में ये क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट आपके गोले जैसे दिख रहे हैं ना, मिलियंस में होते हैं, हमारे फेफड़े के अंदर बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं। तो एल्वियोली करता क्या है, इस ये छोटे छोटे पार्ट को हम एल्वियोली कहते हैं। अब ये एल्वियोली क्या करेगा, एल्वियोली ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन जो हमने यहाँ पे ली थी, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करवा देगा। क्या काम है इसका, ब्लड में मिक्स कर लो भाई, इसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो ब्लड कर क्या रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है भाई, बस है वो सब लेके जा रहा है गैसेस को, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो ब्लड जैसे ही आपको इसको लेके जाता है तो वो कहाँ लेके जाएगा, तो हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन के पास, ऑर्गन के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद में सेल है, तो सेल तक पहुंचेगा। सेल के अंदर होती है रेस्पायरेशन, सेल भी सांस लेती है, रेस्पायरेटरी सिस्टम उसके अंदर है। सेलुलर रेस्पायरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पढ़ा था ना, सेल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे सेलुलर रेस्पायरेशन करता है और एटीपी में एनर्जी निकालता है, ये समझा था। अब यहाँ पे वो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ में होता है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है, और यहाँ पे बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो क्या करेगा, ब्लड लेके ऑक्सीजन को जा रहा था, लेकिन इधर से तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नहीं गया, इधर से जो बना है ना इसको लेके जाता है। वहां पे जो कहते हैं ना, अच्छा दोस्त ऑक्सीजन, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया उस ऑक्सीजन का, क्या होगा,
तो यहाँ पे उसको भी साथ में लेके चलता है, और लेके चलने के बाद में क्या होगा, फिर वो एल्वियोली तक पहुंचेगा, और एल्वियोली से फिर बाहर के रास्ता, बाहर का रास्ता कैसे, एल्वियोली यहाँ से फिर इनके ट्रैकिया के माध्यम से फिर बाहर कर देगी। तो हम जो सांस ले रहे हैं इसे इनहेल कहते हैं, सांस जो हमने बाहर की यहाँ पर उसे क्या कहेंगे, सांस लेना इनहेल, सांस छोड़ना एक्सेल होता है। ठीक है, तो ब्रीथ इन करते हैं। अब इसमें और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ क्या है, मैंने ब्रीथ ली, यानी इसे हमने कहते हैं सांस लेना, ब्रीथ इन। और ब्रीथ इन में क्या होगा, सांस ली है, सांस लेने पर होगा क्या भाई, हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, चलो ले ली सर, और भाई हमने ऑक्सीजन, क्या केवल ऑक्सीजन ली है, नहीं भाई, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.04%। लो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली, हमारे पास में यहाँ पे वाटर वेपर भी है, हमने वाटर वेपर भी लिया है, यानी जलवाष्प भी ली है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, यानी सारी गैसेस हमने ले ली। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे ब्रीथ आउट होगा, यानी सांस को छोड़ेंगे भी। तो सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन से कितना, यानी हमने जो ऑक्सीजन लेके गए थे 21%, अब हमारे पास में ऑक्सीजन का यूज हो गया, ऑक्सीजन अब हमारे पास में, यानी जो हमने ली 21% थी उसका यूज कर लिया, बची कितनी, 16% बची। अब बचा क्या, उस 16% के बाद में जो हमने यूज किए ना, वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, जो 0.04 था ये 4.04% हो गया, ये 4% हमने यूज किस में किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कर ली, बाकी सब चीजें आपकी जैसी थी वैसी बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, हमने यहां पे ऑक्सीजन का यूज कर लिया, कितना यूज कर लिया, 20% यूज कर लिया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हम ऑक्सीजन का कितना यूज करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में कितना यूज होता है भाई, आपका 20% का यूज होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आई भाई। अब कहोगे कैसे ये रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है, तो आपका क्रेब साइकिल के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, अब यहाँ पे होता है ग्लूकोज C6H12O6, इसके साथ में हमारे कार्बन के कंपाउंड जुड़ते हैं, कितने कार्बन, 6 ऑक्सीजन कितने, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, अब बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो 6 ऑक्सीजन हमने लिए, ये 6 ऑक्सीजन आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गए। इसके अलावा ऊर्जा बनती है और आपका जल वाष्प, यानी आपकी जल निकलती है। ठीक है गुरुजी, 2 जगह क्लास चल रही है, 2 जगह कहाँ से चल रही है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। अब जो चल रही है उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद किया ना, तो उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने इसको बंद किया ना, तो वो भी बंद हो जाएगी, इसको बंद किया ना तो वो। ठीक है, चलो अभी चलने दो, इस पे आते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया, 20% ऑक्सीजन का हमने यूज़ कर लिया। इतनी बात आपने समझ ली होगी। सांस ली, लंग्स पे पहुंची, ब्लड तक पहुंची, उसके बाद सेल तक पहुंची, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ, ऑक्सीजन कंज्यूम की, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसको फिर हेमोग्लोबिन बाहर लेके जाता है। अब उसके बाद में वो कहाँ पहुंचेगी, वो बाहर निकल जाएगी। इतनी बात आप याद रख लेना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि भाई सांस ले रहे हैं, प्रक्रिया होगी। इसके दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, ग्लूकोज का एक अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ता है, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। भाई बताओ, अभी बताया मैंने, तुरंत ही बताया।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी बताया था आपको क्या, कि जो हमारा ग्लूकोज का अणु होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक अणु है, ये आपके 6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होने के बाद में ये जल में भी चेंज होता है, यानी इससे जल भी निकलता है, इसके अलावा ऊर्जा भी निकलती है जिसे हम एटीपी में कहते हैं, यानी आपके एनर्जी भी होती है यहाँ पे, तो एटीपी में निकलती है। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, तो 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6CO2 लिखा है। इस 6CO2 का मतलब क्या है, सॉरी 6O2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के 6 अणु लिए थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 अणु हैं, वो 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले, हाँ जी बिल्कुल सी आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। जो यहाँ पे हम यहाँ पे वायु ग्रहण कर रहे हैं, यानी गैसेस ले रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए, वो किस अंग के द्वारा ली जाती है। ए कहता भाई एल्वियोली के द्वारा, तो मैंने बताया एल्वियोली तो आपके फेफड़े के अंदर मिलता है, तो आपका एल्वियोली तो होगा ही नहीं, सांस तो हम ऊपर से ले रहे हैं। ठीक है, बी कह रहा है नोस्ट्रिल्स के द्वारा, तो नोस्ट्रिल्स हाँ जी हो सकता है, क्योंकि अगर नोज अगर आंसर इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोस्ट्रिल्स होगा, यानी नासिका द्वार के द्वारा, नाक के पास में जो आपका नथने होते हैं ना, जिसे हम नासिका द्वार कहते हैं यानी नोस्ट्रिल्स कहते हैं, तो इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, इसके द्वारा ही हम सांस को ग्रहण करते हैं, सांस को लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी क्या है, बिंड पाइप, बिंड पाइप यानी ट्रैकिया, तो आपका पहले नोस्ट्रिल्स से हमने सांस ली, वो आपकी फेरिंग्स में पहुंचती है, फेरिंग्स के बाद में आपका फिर क्या आता है, ट्रैकिया आता है भाई, श्वास नली आती है। ठीक है, और ब्रोंकाई क्या है, तो ब्रोंकाई क्या है भाई, फेफड़े 2 पार्ट में डिवाइड हुए, तो जो मोटी वाली लेयर थी या मोटी वाला पाइप बनता है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है आपसे, थर्ड कहता है विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और कितना छोड़ता है। हाँ रितु कुमारी, 2 लाइव क्लास चल रही हैं, इस क्लास पे आना है, उस पे नहीं जाना, वो आपका जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली क्लास है उस पे रहना है, उस क्लास को अब लास्ट में ही एंड किया जाएगा, क्योंकि एंड अभी कर दिया जाए तो वो दोनों ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को ले लो। इस पर आते हैं, विश्राम अवस्था में यानी रेस्ट के टाइम पे, रेस्ट का टाइम जैसे मैं अभी रेस्ट ही कर रहा हूँ, या आप जहाँ पे क्लास ले रहे होगे वहाँ पे भी क्या होगा, रेस्ट ही कर रहे होगे, या घर पे बैठे तो हो गए, तो वो एक तरीके से आपकी रेस्ट करना ही हुआ। तो एक वयस्क मनुष्य, तो सभी अडल्ट हैं, 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है, यानी इनहेल करना और एक्सेल करना, ब्रीथ इन करना और ब्रीथ आउट करना, सांस लो सांस छोड़ो। अब ये क्या है, ये जो हो रहा है ना, ये लगभग 1 मिनट में कितनी बार होता है भाई, दिल का तो सबको पता है, एक बार में एक मिनट में 72 बार धड़क जाता है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। हाँ स्टडीज लाइव, रूबी गौतम, बिल्कुल गुड इवनिंग, जय हिंद। स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास की शुरुआत में बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी आ गए, यानी 30 मिनट से पहले, जो अभी क्लास क्या लगभग आपकी 20 से 30 मिनट चल चुकी है, इसमें मैंने 15 मिनट आपको समझाया है, वो छूट गया आपका। क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुजी में रोटी ठीक है, रोटी बनाते बनाते आप पढ़ लो। ठीक है, तो हम कितने से कितने टाइम तक क्लास वो जो है एक्सेल और इनहेल जो करते हैं वो 1 मिनट में कितना करते हैं, तो भाई हम 15 से 18 बार अब क्लास ही निकल रहा है बार बार, 15 से 18 बार हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, सांस इनहेल करते हैं, सांस एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ को इन करते हैं और ब्रीथ को आउट करते हैं। तो ये आपका 15 से 18 बार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एक एवरेज है,
अब यहाँ पे मैंने एवरेज क्यों बोला? एवरेज इस वजह से बोला है भाई कि हम पूरे दिन में लगभग, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, वो ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। तो एक एवरेज निकाला गया, वो 15 से 18 बार है। अब कहोगे सर मैं भाग रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले से ही लिखा है विश्राम अवस्था में, जब आप रेस्ट के टाइम पे होते हो, भागोगे तो क्या होगा? इनहेल एक्सेल ज्यादा तेजी होगा, बहुत तेजी से होगा, सांस लेंगे भी और सांस छोड़ेंगे भी, तो बहुत जल्दी से करेंगे, तो वो आपका एवरेज नहीं है, वो एवरेज में नहीं होगा, एवरेज में होगा रेस्ट के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सांस लेकर बताया, तो 1 मिनट में आंसर मतलब दिया होगा फिर तो। चलो इसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग ये सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो ऐसा कौन सा भाग है जो ये चाहता है कि जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये बंद ही ना हो? अब वो हो जाती है, वो अलग बात है, वो बिल्कुल ही हो जाता है, वो छोड़ो, लेकिन जो सांस हमने ली है वो बंद ना हो। सांस लेना, सांस छोड़ना, तो वो किसकी वजह से होता भाई? ऑप्शन ए कहता है श्लेष्मा, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, बी कहता है यहाँ पे डायफ्राम, सी कहता है यहाँ पे उपास्थि वलय यानी कार्टिलेजिनस रिंग होती है, डी कहता है यहाँ पे पश्चाप, जिसे हम सीलिया कहते हैं। सीलिया क्या होता है? आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी बाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका सीलिया होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है जो आपकी हड्डी होती है ना, उस हड्डी से हड्डी होता तो हड्डी है, लेकिन हड्डी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। डायफ्राम, डायफ्राम आपका क्या होता है? डायफ्राम आपका जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर कहेंगे जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े से आपके स्टमक को क्या करता है? अलग करता है। ए श्लेष्मा, श्लेष्मा आपकी लेयर होती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आ चुका है ए, आंसर आया म्यूकस, और स्टडीज लैब का भी आंसर आ चुका है ए, और इसी के साथ में दोनों का आंसर होता है गलत। और मैंने इसके बारे में बताया भी था, और मैंने ये बताया था कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। अब इस पार्ट में आप एक बार देखो कि यहाँ पे ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया का मतलब यहाँ से सांस हम ले रहे हैं, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम विंड पाइप यानी श्वसन, जिसे हम क्या कहते हैं? विंड पाइप का मतलब होता है, अब हिंदी में नहीं पता मुझे, विंड पाइप, हाँ हाँ श्वसन नली। ठीक है, तो जो श्वसन नली है वहां से हम सांस ले रहे हैं, तो वो क्या करती है? वो आपकी कार्टिलेज से बनी होती है। इसके ऊपर रिंग आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपको छोटी छोटी रिंग दिख रही है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये आपकी एक तरीके की क्या है? ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? ये आपकी सांस को रोकने में, जैसे कहते हैं ना रुके ना, हमारी सांस रुके ना, तो आपकी कहते हैं ना कि दम ना घुटे, तो उसके लिए ये काम करता है, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज रिंग। हाँ श्वसन नली होती है, बिल्कुल श्वास नली, तो इसे कहते हैं कार्टिलेज रिंग, जो कि आपकी फ्लेक्सिबल होती है। उपास्थि वलय का मतलब, मैंने उपास्थि क्यों बोला? उपास्थि का मतलब होता है जो आपकी बोन तो होती है, लेकिन एक फ्लेक्सिबल बोन होती है। अब एक जो बोन होती है वो हमारी मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, इनको मोड़ नहीं सकते भाई। ये तो तुम कहोगे इसमें तो जोड़ है ना, जोड़ की वजह से मुड़ रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये वाला हाथ इस जगह से मोड़ के दिखा दो, नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन कार्टिलेज जो होता है, जो उप अस्थि होती है, बोन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से आप गर्दन को देखो इधर उधर कर पा रहे हो, तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारा जो वायु मार्ग है, हमारी ट्रैकिया है, वो बंद नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से नहीं होता। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन। जो लोग ए बता रहे हैं, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक लेयर टाइप की होती है। आगे आंसर अब, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन जो बताया, इसमें आप देख पा रहे हो, देखो इसमें आपको सही से दिख रहा होगा। अब सही से मैं फिर दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया पे आप क्या देख पा रहे हो? रिंग टाइप देख रही हैं। ठीक है, तो ये रिंग जो है ना, इसे हम कार्टिलेज रिंग कहते हैं। कार्टिलेज रिंग यानी उपास्थि वलय, रिंग का मतलब वलय। तो यहाँ पे ये आपको वलय दिख रहे हैं ना, रिंग दिख रही हैं, ये रिंग हेल्प करती हैं कि इसे बंद ना किया जा सके। ठीक है, आपका वायु मार्ग है, इसको बंद ना किया जा सके। अब आप बात करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर, यानी बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बलून टाइप के दिख रहे होंगे, छोटे छोटे, दिखा देता हूं फिर मैं। ये जो आप देख रहे हो ना,
ये क्या है, ये बलून टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, जो आपका एक्सचेंज यानी गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, यहां से ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करने का काम कर रहा है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, वो ये कर रहा है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपके सामने ऑप्शन है आपका श्वास नली यानी ट्रैकिया, बी आपका एल्वियोली, सी है यहाँ पे ब्रोंकाइल, और डी यहाँ पे सीलिया। तो क्या आंसर होगा। शिखा सिंह ने आंसर दे दिया। शिखा सिंह पहले वाले का दिया है, किस वाले का। अच्छा अब आया, शिखा सिंह का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोली कहते हैं, कोपिका कहते हैं। और कोई बताएगा। तो मैं बता दूं कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस लंग्स के बारे में, तो आपका जो फेफड़े होते हैं, इस फेफड़े के अंदर मिलियंस में एल्वियोली होती हैं। क्या होती हैं, मिलियंस में एल्वियोली होती हैं। अब ये एल्वियोली करती क्या है, ये एल्वियोली आपकी गैसेस जो हमने ली हैं उनमें एक्सचेंज करती है। कैसे एक्सचेंज करती है, तो यहां से हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करने का काम करती है, उसे डिफ्यूज करने का काम करती है। अब ब्लड में वो डिफ्यूज जैसे ही होगा तो घुलित ऑक्सीजन हो जाएगा। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, घुलित ऑक्सीजन कहां जाएगा, सेल के पास जाएगा। सेल में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो आपका सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करेगा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और एटीपी ऊर्जा निकालता है। तो जो एटीपी ऊर्जा निकली, एनर्जी मिली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, वो तो हमारे काम की है नहीं। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड फिर लेके आता है किसके पास, इस एल्वियोली के पास में, और एल्वियोली क्या करता है, उसे फिर वापस कर देता है। वापस किसके माध्यम से, इस ट्रैकिया के माध्यम से ऊपर लेके जाता है और वो हमारी बाहर निकल जाती है। हट गया भाई। हाँ जी, आई थिंक एल्वियोली, बिल्कुल आई थिंक एल्वियोली होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो एल्वियोली का मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करने में काम करता है। ऑक्सीजन को ब्लड के पास पहुंचाने के लिए काम करता है। ब्लड के पास पहुंचेगी, ब्लड करेगा क्या, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो गैसों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन कर रहा है। अब वो हीमोग्लोबिन लेके भी जाएगा, किसको लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। अच्छा दोस्त कौन, ऑक्सीजन है। सारी गैसेस ले ली भाई। हम जो सांस ले रहे हैं तो क्या केवल ऑक्सीजन थोड़ी लेना है, हम सारी गैसेस ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, वाटर वेपर भी ले रहे हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसेस आपके वातावरण में उपलब्ध है, हम सारी गैसेस को लेते हैं। काम ऑक्सीजन आ रही है, क्यों, उसको ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, और ब्लड क्या करेगा, ब्लड सेल के पास लेके जाता है और उसको सेल तक लाने, यानी ब्लड के पास कौन पहुंचा रहा है, ये आपकी है एल्वियोली। एल्वियोली यहां से ऑक्सीजन घुलित करके यानी डिफ्यूज करके आपके ब्लड में, आपका ब्लड में मिक्स कर रही है, और मिक्स करने के बाद में वो आपका कैपिलरी के माध्यम से सेल तक पहुंचता है, और सेल तक पहुंचने के बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें वो आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है, एटीपी एनर्जी मिलती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी CO2 निकली है, वो आपके ब्लड के माध्यम से फिर एल्वियोली पहुंचती है, एल्वियोली उसे फिर बाहर कर देता है। ये सारा प्रोसेस होता ही रहता है। जितनी बार आप सांस लोगे, जितनी बार सांस छोड़ोगे, यही प्रोसेस होगा। वो कितनी जल्दी होता है ये आप देखो। आगे बढ़े, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है यहाँ पे, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। अब यहाँ पे भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी होती है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो यानी एब्सेंस हो, तो उसमें भी श्वसन होता है। भाई आपके ऑक्सीजन कम हो तब भी तो सांस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है सांस नहीं ले पा रहे, ये होता है सांस कम आ रही है, ये होता है। तो इसे हम कौन सा श्वसन कहते हैं, तो आपका ऑप्शन है, एक कहता है परिसंचरणात्मक, बी कहता है अवायवी, सी है यहाँ पे वायवी, और डी यहाँ पे संकुचित। तो कौन सा आंसर होगा इसका। हरिओम ने बता दिया ऑप्शन नंबर ए। देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर कहेंगे ऑक्सीजन कम उपस्थित है, ऑक्सीजन है तो लेकिन कम मात्रा में है, तब क्या होता है, जो मैंने बताया कि ग्लूकोज जो था, अब यहाँ पे हमारे पास में जो ग्लूकोज था, इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है। अब मतलब इसके पास में, या जैसे हम पढ़ रहे थे तो उसको C6O2 लिख रहे थे, इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, अब ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या होगा, इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने पर होगा क्या भाई, हम जो यहाँ पे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे, जल बना रहे थे, एनर्जी को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बनेगा तो, लेकिन क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल के अलावा और क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या होगा, तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक रेस्पायरेशन सिस्टम में एक आपका रेस्पायरेशन होता है। अब ये कौन सा रेस्पायरेशन है, तो यहाँ पे O2 नहीं है,
ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट एल्कोहल में हो रहा है। किस में हो रहा है? एल्कोहल में। ये एल्कोहल कौन सा है? इथाइल एल्कोहल है। अब ये इथाइल एल्कोहल बन गया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम अवायवी। अवायवी का मतलब, अवायवी का मतलब अनार्विक, जहां पे क्या होगा? जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा भाई, तो इसे अवायवी कहते हैं, अवायवी। ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे? इसे एनारोबिक कहेंगे। जैसे आपका एरोबिक होता है, ऐसे ही आपका एनारोबिक होता है, जो कि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका यहां पे हो जाएगा अवायवी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर यहां पे ऑक्सीजन मिल जाए, त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। ठीक है। अगर मुझे यहां पे ऑक्सीजन मिल जाती तो क्या होता? ऑक्सीजन मिलती तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते या फिर वायवी श्वसन कहते। ऑक्सीजन नहीं मिली है मुझे तो अनऑक्सी कहेंगे या फिर अवायवी कहेंगे या इसे एनरोबिक कहेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, शिखा सिंह बिल्कुल सही है, रूबी गौतम बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये एल्कोहल बना रहा है, और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? इसे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। यानी आपकी सेल के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस और एक होती है क्रेब साइकिल। तो ये दो साइकिल चलते हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हमारा एथाइल अल्कोहल बनता है, या फिर कहेंगे पायरुविक एसिड भी बनता है, और इसके बाद जो आपका क्रेब साइकिल होता है उसमें भी आपका पायरुविक एसिड बनता है। लेकिन अब उसकी मात्रा को हम बात करेंगे क्योंकि वो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रैकिया की बात हो रही है। ट्रैकिया यानी श्वास नली जिसे कह रहे हैं, बिंड पाइप जिसे कह रहे हैं, वो मानव तंत्र का यानी हमारे सिस्टम का, हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सिस्टम का कौन सा भाग है या किस पार्ट का भाग है, इसमें से आपको बताना है। ए कहता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, बी कहता है यहां पे एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सी कहता है यहां पे एंडोक्राइन सिस्टम है, और यहां पे डी कहता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हाँ जी, किण्वन की प्रक्रिया होती है, यही होती है किण्वन की प्रक्रिया। शिखा सिंह बिल्कुल सही है। स्टडीज लाइफ ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ट्रैकिया की बात आ रही है, और मैंने अभी ट्रैकिया के बारे में बताया था। अब क्या बताया था? ट्रैकिया को मैंने यहां पे दिखाया था, ये लो ट्रैकिया, ये है आपका ट्रैकिया। अब भाई कहोगे कि यहां पे कौन सा ट्रैकिया है? तो इस पार्ट में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ब्लू कलर का ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया, इसे कहते हैं श्वास नली। और ये श्वास नली करती क्या है? यहां से जो बिंड है इसको दोनों फेफड़ों में पहुंचाती है, हमारे पास में दोनों फेफड़े पहुंचाती है। अब इसका काम क्या है भाई? अब बता दो कौन सा सिस्टम है, हम कौन से सिस्टम को पढ़ रहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या यहाँ पे? श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही काम आएगा ट्रैकिया। तो बिंड पाइप है भाई, और बिंड पाइप अगर किस में काम आता है? तो बिंड पाइप सांस लेने में काम आता है, सांस छोड़ने में काम आता है, इनहेल करने में काम आता है, एक्सेल करने में काम आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? श्वसन तंत्र का पार्ट है ये। हाँ जी, स्टडी लाइव रूबी गौतम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या कहता है? जैसे अभी हमने पढ़ा था क्या? एनॉर्बिक, जिसे हम कह रहे थे अवायवीय, अनऑक्सी, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी। अब आगे आपका क्या? वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है, तो हमसे पूछा गया है कि वायवीय श्वसन कब होता है, तो कब होगा? अब आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, तो चारों ऑप्शन को पढ़ो, पढ़ने के बाद में आंसर दो। बफरिंग हो रही है, तो बफरिंग हो रही है, हमारे यहां से नहीं हो रही है, एक्सीलेंट कनेक्शन है। हरिम कुशवाहा कौन से का आंसर है? आंसर आप जो आंसर देते हो ना उसमें लिख दिया करो ये क्वेश्चन नंबर कौन से का है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जो आंसर दे रहे होते हो वो क्वेश्चन पीछे का होता है, तो आप जब आंसर दिया करो ना क्वेश्चन नंबर लिख के दिया करो कि मैंने 7 का दिया है कि 8 का दिया है। ठीक है। तो आप बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वायवीय श्वसन के बारे में बात कर रहा है, एरोबिक श्वसन की बात कर रहा है। तो एरोबिक श्वसन क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, एरोबिक सेशन जब होगा, जब आपका क्या होगा? जब आपके पास में ऑक्सीजन उपस्थित होगी। ऑक्सीजन को लेके कौन आ रहा है? हीमोग्लोबिन लेके आता है।
अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन उसको लेके आएगा, किसके पास लेके जाएगा? सेल के पास लेके जाएगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर होगा। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब वो किसको ब्रेक डाउन करेगा भाई? तो हमें किसको ब्रेक डाउन कर रहा है? वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। इस वाली में हमने क्या देखा था? इस वाली में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर इथाइल अल्कोहल बना था, और ये इथाइल अल्कोहल जो बना है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? जय श्री कृष्णा भाई कमल प्रसाद। तो अब इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होगा। ए कहता है कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान होगा, ठीक है। ए कहता है कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान होगा। तो यहाँ पे भोजन की विघटन की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ होगा, तो यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन तो बाद में होगा भाई, एरोबिक में आपका बाद में होगा। बी कहता है ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान। अब आप एक बात बताओ, हम कह रहे थे कि एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन का यूज किया हो, हम उसमें ऑक्सीजन का यूज करेंगे। लेकिन ये तो कह रहा है कि बिना, बिना का मतलब है ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे। अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे तो वो वायवी कैसे हुआ? वो अवायवी होगा, एनोरोबिक होगा, एरोबिक नहीं होगा। तो वो कौन सा हो गया? वो आपका एनोरोबिक होगा, या फिर कहेंगे जिसे अवायवी या फिर अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी यहां पे गलत हो जाएगा। सी भी क्या कहता है? ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना, फिर आ गया बिना। बिना का मतलब आपका अवायवी। बचा मेरे पास में क्या? ऑक्सीजन का उपयोग करना है, ठीक है, कर लिया भाई, हमारे पास में ऑक्सीजन का उपयोग करना है। अब ग्लूकोज का विघटन करना है, ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे आपके सेल में ग्लूकोज का विघटन होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? ब्रेक डाउन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी में कन्वर्ट होगा, जो कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है। इसमें दो प्रोसेस चलती हैं, इसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब साइकिल कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी साइकिल होती हैं, तो दो, ग्लाइकोलाइसिस जिससे इथाइल अल्कोहल बनता है, क्रेब साइकिल जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन सॉरी जल और उसके अलावा एटीपी में एनर्जी कन्वर्ट होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। हाँ जी, मेरा बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था आपका। शिखा सिंह का सबसे पहले आंसर आया था, बिल्कुल सही आंसर है शिखा सिंह का। हरिओम कुशवाहा का डी आंसर, रूबी गौतम सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9, और 9 आपसे क्या कहता है? और इस 9 से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम लोग एक बैच नहीं लेके आ रहे, मतलब क्या लेके आ रहे हैं? एक आपका महा मैराथन लेके आ रहे हैं, और ये महा मैराथन आपकी 12 घंटे लगातार चलने वाली है। और इस 12 घंटे लगातार मैराथन में हम एसएससी जीडी का पूरा निचोड़ देने वाले हैं। एसएससी जीडी को यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। जिसका एसएससी का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, वो इस क्लास से जुड़ सकता है। और ये क्लास आपकी 20 तारीख को होने वाली है, यानी शुक्रवार को होने वाली है, परसों होने वाली है, जिसमें हम आपको 12 घंटे लगातार क्लास देने वाले हैं। इस 12 घंटे क्लासेस में आपको मैथ्स और जीएस का पूरा पोर्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको ललित सर के द्वारा, अखिल सर के द्वारा, मेरे द्वारा और यादवेंद्र सर के द्वारा यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी। तो आप जुड़ना ना भूलें। सुबह 8 बजे से ये क्लासेस चलेंगी और रात के 10 बजे तक आपको ये क्लासेस दी जाएंगी। तो आप 12 घंटे हमसे जुड़ सकते हैं। 12 नहीं, वैसे तो 14 हो सकता है, लेकिन मैं 12 घंटे की बात कर रहा हूँ, तो लगभग आपका 12 घंटे ये क्लास चलने वाली है। तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। और इसका यहाँ पे शेड्यूल लगा दिया गया है, जिसको देखना है तो उस पर जाके देख सकता है। वैसे आप जुड़ सकते हो 20 तारीख को, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हम क्वेश्चन नंबर 9 की। ये 9 कहता क्या है? 12 घंटे क्लास, ग्लूकोज की सुई लगानी पड़ेगी। भाई ग्लूकोज लगाओ या कुछ भी लगाओ, हम तो 12 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। अब जिसको क्लास लेनी है, जिसको वास्तव में एक दिन में बहुत कुछ को कवर करना, कहते हैं ना रिवीजन करना है, तो वो इस क्लास से जुड़ सकता है, ठीक है। हिंदी एंड रीजनिंग कहाँ गया? शिखा सिंह, हिंदी एंड रीजनिंग के अभी आपकी क्लासेस चल ही नहीं पा रही हैं, चलती है कुछ वजह से रुक जाती है। आज भी जो 2 क्लासेस चल रही हैं वो रीजनिंग में ही चल रही है, तो वो आपका थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है। तो रीजनिंग की क्लास आपको 9 बजे मिल जाएगी, बाकी इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है। तो जिसमें हम कहते हैं ना जीएस का पोर्शन बहुत रहता है, तो जीएस के पोर्शन पर ध्यान ज़्यादा दिया गया। इसके अलावा आपको मैथ्स का पोर्शन भी बहुत अच्छे से मिलने वाला है। स्टैटिक जीके का पार्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। बीके सर की क्लास नहीं होती। बीके सर का अभी क्या है कि
कहीं कहते ना कि एक एग्जाम दिया था उन्होंने जिसमें उनका नंबर आ चुका है, तो अभी वो उस प्रोसेस में बिजी हैं जिसकी वजह से इनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 कहता है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूटते हैं। तो आंसर आ चुका है सबका और सबको आंसर पता है, तो आंसर एटीपी हो जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 9 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 10 अब बोला गया है यहाँ पे, सर जी ललित सर की क्लास क्यों नहीं होती है। ललित सर की क्लासेस अभी प्रेजेंट में आपको दिख रहा होगा कि ललित सर की जो क्लासेस हैं अभी आपको 10-10 मिनट या 20-20 मिनट के टॉपिक पर आपकी क्लास चल रही हैं। बाकी जीएस का जो पोर्शन था वो आपको अखिल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो आपके अखिल ललित सर जो हैं वो शाम को बिजी हो गए हैं, जिस वजह से वो पोर्शन अब अखिल सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए हैं इस पे आते हैं, ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं, साइटोप्लाज्म में, बी कहता है लैक्टिक एसिड, सी कहता है पायरुविक एसिड, डी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए किस में टूटते हैं। आंसर सबका आ रहा है बी लैक्टिक एसिड। तो मैं बता दूं कि जब यहां पे एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, कौन सा रेस्पायरेशन, ऑक्सी श्वसन, जो कि हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पायरेशन। अब इस एरोबिक रेस्पायरेशन को जब आप पढ़ोगे तो इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, अब यहां पे मैंने बताया कि अगर ग्लूकोज के पास में ऑक्सीजन की कमी है, क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या होगा, तो यहां पे ये पायरुविक एसिड, यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा यहां पे मिलने वाली है। ठीक है, ये कब होगा, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है, या फिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाता है। चलो ये बात समझ में आ गई, यहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ठीक है, अब मान लीजिए ऑक्सीजन मिल गया, तो मिल गया तो ग्लूकोज जो है अब किस में टूटेगा, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ में उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है ये आपका किस में टूट जाता है, ये भी आपका 2 पायरुविक एसिड में टूटता है। किस में, 2 पायरुविक एसिड में और 2 एटीपी में। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो होगा इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है और इसमें हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल निकलता और इसके अलावा एटीपी। ठीक है, सर आप समझाते तो अच्छे हैं लेकिन मैथ्स ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैथ्स ना जाने बायो मतलब क्या है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पहली वाली में ऑक्सीजन नहीं थी, जब ऑक्सीजन नहीं थी उसे क्या कह रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब जब ऑक्सीजन मिल गई है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भाई, क्रेब साइकिल कहते हैं। और ये क्रेब साइकिल जो है यहीं पर आपको एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी जो मिलती है, एक पायरुविक एसिड को जब तोड़ दिया जाए, एक पायरुविक एसिड को तोड़ दिया जाए तो हमें 18 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। कितनी, 18 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। मेरे पास में कितने पायरुविक एसिड हैं, 2 पायरुविक एसिड हैं, तो 2 पायरुविक एसिड अगर टूटेंगे तो हमारे पास में कितनी ऊर्जा होगी, 36 एटीपी ऊर्जा होगी। लेकिन इसके साथ में 2 एटीपी ऊर्जा हमें पहले से ही मिली है, तो इसका मतलब है 2 एटीपी और ऐड हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और ये सारी प्रोसेस किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब हमसे पूछा गया है ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं, तो याद रखना ग्लूकोज किस में टूट रहा है भाई, ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में टूट रहा है दोनों बार, ग्लाइकोलाइसिस में भी क्रेब साइकिल में भी, दोनों में आपका। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहां पे 2 चीजें हुई, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, ग्लाइकोलाइसिस के अलावा क्रेब साइकिल जिसमें ऑक्सीजन मिल गया। दोनों में आपका 2 पायरुविक एसिड 2 एटीपी मिल रहे हैं। ये जो होता है ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटो यानी कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें होता है। और ये प्रोसेस जो होती है क्रेब साइकिल, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऊर्जा कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है,
ये भी मैंने बताया था, सब सेल पढ़े थे। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कहां से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो यहां भी ये प्रोसेस भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यहां पे कितनी ऊर्जा मिलती है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कितनी, तो 38 एटीपी। कैसे मिली? कि 2 पायरुविक एसिड है, आपका एक पायरुविक एसिड से टूटकर 18 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो 2 से कितनी मिली? 36, और 2 यहाँ पे 2 एटीपी हमें पहले से ही मिली थी, तो 38 एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है यहाँ पे। और ये प्रोसेस हमारी जो हो रही है, ये यहाँ पे प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपकी ग्लाइकोलाइसिस और आपकी कौन सी? क्रेब साइकिल कहलाती है। इसके अलावा ये टूटा किस में? ये टूटा पायरुविक एसिड में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 11 पर। 11 आपसे 15, 11 आपसे क्या कहता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक में विघटन कहां होता है? अब यही क्वेश्चन पूछ लिया इसने। क्या पूछा इसने? कि ऊर्जा उत्पादन जो हो रही थी, अभी ऊर्जा उत्पादन ही तो की थी, 38 एटीपी तो निकाला था हमने। तो यहां पे जो पायरुविक एसिड है, ग्लूकोज का पायरुविक में विघटन कहां होता है? तो जब ऊर्जा उत्पादन हो रहा था, तो वो जो ग्लूकोज था यहां पे वो किस में टूटा? तो भाई ए कहता है केंद्रक में टूटा, नहीं। बी कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टूट रहा है, नहीं। सी कह रहा है कोशिका द्रव्य में, और डी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां पे जो आंसर होने वाला है वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो, ग्लूकोज जो पहली बार में जो टूटता है ना, पहली बार में ग्लूकोज कहां टूटता है? ये आपका साइटोप्लाज्म में टूटता है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज किस में चेंज होता है? तो वो आपका किस में? वो आपका ऊर्जा बनाता है। लेकिन जहां पे उत्पादन स्टार्ट हुआ है, उत्पादन के दौरान की बात की जा रही है, तो ये किस में होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उत्पादन के दौरान, यानी पहली प्रोसेस आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इसके बाद वाली प्रोसेस आपकी क्रेब साइकिल है। तो पहली प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हमारा उत्पादन जब स्टार्ट हुआ है तब वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसके बाद आपकी क्रेब साइकिल होगा। क्रेब साइकिल से हमें ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन ऊर्जा मिलने के दौरान मिल नहीं पाई है, स्टार्ट हुई है तो कहां पे? साइटोप्लाज्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीट कर लिया भाई कुशवाहा? कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पे डिलीट कर सकते हो, एग्जाम के टाइम पे डिलीट नहीं होगा। एग्जाम में तो आपका लग गया तो लग गया। चलो, बायोलॉजी मुझे धोखा दे रही है। बायोलॉजी धोखा नहीं दे रही है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मुझे समझना ही नहीं है। समझो भाई, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे क्यों चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को बस पहले का भाई इसका आंसर ये लगा लो, इसका आंसर लगा लो, नॉर्मल दे के जा सकता हूँ मैं, फिर भी आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं ऊर्जा का उपयोग। वहां पे ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था? देखो पढ़ो, ऊर्जा उत्पादन हो रहा था, और यहां पे हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब वो एनर्जी का यूज कर रहे हैं कहां पे होगा भाई? एनर्जी का यूज करने के लिए जो हमारा पायरुविक का विघटन हो रहा है, पायरुविक एसिड टूट रहा है, तो वो पायरुविक एसिड कहां पे टूट रहा है? कहां पे? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब मैंने दोनों के आंसर बता दिए। पहला क्या था? वहां पे उत्पादन हो रहा था, यहां पे उत्पादन हो चुका है। जहां पे उत्पादन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और जहां उत्पादन हो चुका है वो आपका कौन है? वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। जिस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जिस वजह से ये 38 एटीपी ऊर्जा निकालता है। तो यहां पे एनर्जी का यूज किया जाता है। उस एनर्जी का यूज कौन करेगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सैड गर्ल का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। कमल प्रसाद का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब धोखा दिया कि नहीं दिया? क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक, मानव शरीर में श्वसन वर्णक यानी पिगमेंट कौन सा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है भाई हमारे पास में फियोमेलानिन है, बी कहता है हीमोग्लोबिन है, सी कहता है मेलानिन है, और डी कहता है यूमेलानिन है। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? हाँ जी मुझे पता है सैड गर्ल, आंसर क्यों नहीं जा रहा ये तो मुझे नहीं पता भाई। बी आंसर आ गया कमल प्रसाद। चलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन होगा। यानी श्वसन वर्णक कौन है, पिगमेंट कौन है? तो आपको पता है कि अगर हमारे श्वसन में, हमारे रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है तब आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाइट रेड होता है। कैसा होता है? लाइट रेड होता है। लेकिन
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो कहते ना भाई गाढ़ा, आप इसका खून तो बहुत गाढ़ा सा दिख रहा है, वो गाढ़ा नहीं है, उसका कलर डार्क है। कलर डार्क का मतलब क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर पिगमेंट से पता करना है, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपका श्वसन जो क्रिया चल रही है वो कैसी चल रही है, सही है या नहीं है। अगर रेस्पिरेशन में आपका ब्लड जो है वो डार्क है, तो डार्क का मतलब क्या है, डार्क का मतलब है कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। और अगर वो रेड है, रेड का मतलब लाइट रेड है, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है। तो इसलिए यहां पे पिगमेंट का काम कर रहा है। भाई तुम्हारा कौन सा गलत था, गलत तो नहीं दिया, मैं तो आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि हमारा जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेलुलर रेस्पिरेटरी होता है, तो वो किसको तोड़ता है भाई, वो ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। और ग्लूकोज को तोड़ने पर यानी उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15। 15 क्या कहता है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। भाई इसका तो आंसर पता चल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पे अनुपस्थिति की बात करें, अवायवीय श्वसन की बात करते हैं, सर मैं आशुतोष वर्मा की क्लास शेयर करती हूँ बट उसका आंसर क्लास में नहीं देखा, आई थिंक गलती से ब्लॉक तो नहीं किया, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। बाकी इस पर ध्यान देते हैं, अगर शेयर किया है तो यहाँ पे किसके लिए शेयर किया ये मुझे ये भी बता दो, किस लिए शेयर किया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवायवीय श्वसन जो होता है वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे आपकी क्लास का यानी 15 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। इसके बाद जो क्लास होने वाली है वो आपकी जीएस की क्लास होने वाली है, जिसको अखिल सर लेने वाले हैं। तो जीएस की जो टाइम है आपका, अब आपका जो टाइम कर दिया गया है वो शाम को 6 बजे साइंस की क्लास, 7 बजे आपको जीएस की क्लास, 8 बजे आपको मैथ्स की क्लास और 9 बजे जो क्लास होगी वो आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। आप इनसे जुड़ना ना भूलें। बाकी आपका 12 घंटे लगातार क्लासेस होने वाली हैं एसएससी जीडी के, यहाँ पे निचोड़ करने वाले हैं हम, एसएससी जीडी को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस क्लास से भी जुड़ना ना भूलें, जो कि आपका 20 तारीख को 8 बजे से स्टार्ट होगा, रात 8 बजे तक चलेगा। तो इस क्लास से भी जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए समय पर। नए समय का मतलब है कि आपका अगले दिन नए शेड्यूल के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।